अपने मोम डैड को बोल देना कि इस संडे वो मुझे आकर मिले। महिरा ठीक है दादी, मैं बोल दूंगी। अब रियांश की नज़र महिरा पर गई जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो ऐसी क्या बात है कि दादी मेरे मोम डैड से मिलना चाहती है। रियांश ने उसे आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। उनकी ये आई स्टॉकिंग दादी देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दादी ने महिरा से कहा, महिरा बेटा। महिरा चौंक कर हा 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 दादी बोलिए दादी, उसकी चुटकी लेते हुए। क्या हुआ बेटा? महिरा को कुछ नहीं दादी। और रियांश महिरा के पैर पर डाइनिंग टेबल के नीचे से पैर लगा रहा था। दादी बेटा तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम दोनों की चोरी पकड़ ली हो। महिरा मैंने कुछ नहीं किया दादी, वो तो रियांश ही मेरे पैरों पर टेबल के नीचे से पैर लगा रहा था। ये सुनकर रियांश ने अपना सिर पीट लिया और दादी ने मुस्कुरा कर वहां से अपने रूम में चली गई। दादी के जाते ही रियांश महिरा को देखकर पता नहीं मैंने क्या सोचकर तुमसे प्यार किया। महिरा क्यूट सा फेस लेकर सॉरी पता नहीं दादी के सामने आते ही मुझे क्या हो जाता है, न चाहते हुए भी मेरे मुंह से सच ही निकलता है। रियांश थोड़ा गुस्सा दिखते हुए, तो क्या वो भी बोलोगी जो नहीं बोलना था? महिरा सॉरी न, अब से ध्यान रखूंगी। रियांश और मुझे क्या मिलेगा? महिरा तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रियांश शरारती स्मिली के साथ उसे देखते हुए। अब महिरा ने रियांश को देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देख महिरा बोली, नो रियांश अभी नहीं। रियांश लंबी सांस खींचकर, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। महिरा ओके बाय। रियांश इतना सुखा बाय, हम दोनों एंगेज्ड है। महिरा हाँ। तो रियांश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे बाहों में लेकर उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसका रिएक्शन इतना फास्ट था कि महिरा बस कसम सा कर रह गई। कुछ देर की किस के बाद दोनों अलग हुए। इससे पहले महिरा कुछ कहती रियांश का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो फोन उसके पास रुद्र का था। रियांश हाँ बोलो उधर से। रुद्र सर 10 मिनट में आपकी मीटिंग है। रियांश मैं अभी आता। रुद्र ने ओके सर बोलकर फोन कट कर दिया और रियांश महिरा को बाय बोलकर निकल गया और महिरा उसकी हरकत पर मुस्कुराकर अपने रूम में आ गई। उधर मल्होत्रा मेंशन में अयान फोन पर किसी से बहस करते हुए लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मोम आप समझती क्यों नहीं जो आप समझ रही है? ऐसा कुछ नहीं है सीमा जी, तो मुझे समझाओ न। अयान कैसा है? अयान मोम मैं आपको अभी नहीं समझा सकता, लेकिन आई प्रॉमिस मोम मैं आपके सारे डाउट्स जल्द ही क्लियर करूंगा। ओके बाय बाय बाय। और उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। मनाली सीमा जी अयान को बोलती ही रह गई और फोन कट गया। सीमा जी फोन को घूरते हुए, ये लड़का ऐसे ही करता है। वीर जी ओह बेगम अब आप उस बंद फोन को क्यों सुना रही है? सीमा जी की नज़र फोन से हटकर अब वीर जी पर आ गई। वीर जी अब हमने क्या किया? सीमा जी ये सब आप ही का किया धरा है। आप ही ने अपने बेटे को सर चढ़ा के रखा है। जब से बड़ा हुआ है वो हमारी एक नहीं सुनता। वीर जी बेगम एक बात कहे। सीमा जी गुस्से से बोलिए। वीर जी जब आप गुस्सा होती है तो हमें हमारी पहली मुलाकात याद आ जाती है जब आपने। सीमा जी हड़बड़ा कर अरे क्या कर रहे हैं? चुप रहिए वीर जी, हम तो अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं। सीमा जी अब बस भी कीजिए, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? वीर जी ठीक है हम चुप हो जाते हैं। तभी मान्य क्या डैड आप पूरा तो बोलते, मुझे सुनना था। सीमा जी तुम्हें क्या सुनना था? मान्य आपकी और डैड की लव स्टोरी। वीर जी वो तो अभी भी कम नहीं हुआ है बेटा, हम आपकी मोम से अब पहले से भी ज्यादा प्यार करते हैं और ये प्यार यूं ही बना रहेगा। मान्य बहुत अच्छे डैड। भोपाल सिंघनिया मेंशन। अदीप काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था और अंबिका उस नेकलेस को अपने कबर्ड के लॉकर में रख रही थी। अंबिका ने नेकलेस रखकर अदीप से कहा, मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर के ऑफिस आ जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर अदीप ने अपना लैपटॉप साइड रखा और काउच से उठकर अंबिका को देखने लगा। अब अदीप के कदम अंबिका की तरफ बढ़ गए। उसे अपने पास आता देख अंबिका घबरा गई और पीछे हटने लगी। अंबिका 2 से 3 कदम ही पीछे हुई कि वो कबर्ड से जा टकराई और अदीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदीप अंबिका के बिल्कुल पास आ चुका था जिससे अंबिका और ज्यादा घबरा गई और उसने हिम्मत जुटाकर बड़ी मुश्किल से कहा, अब आपको कुछ चाहिए? अदीप उसके लिप्स को देखते हुए, हाँ अंबिका के क्या? अदीप तुम अभी कुछ बोल रही थी, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। अब बोलो क्या बोल रही थी? अंबिका वो मैं वो बोल रही थी ही। अदीप उसके और पास आ गया और अपना सिर उसके सिर से लगते हुए, अब दोनों के लिप्स 2 से 3 इंच ही दूर थे। अदीप क्यों, तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? अंबिका नहीं। अदीप तो क्या फिर तुम मुझसे दूर भाग रही हो? अंबिका कुछ कहती उससे पहले अदीप ने उसके होंठ अपने होठों से लॉक कर दिए और अंबिका को किस करने लगा। अंबिका ने अदीप के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अदीप ने अपने एक हाथ से उसके हाथों को
पकड़ लिए और दूसरा हाथ उसकी खुली कमर पर रख दिया। उसके ऐसा करते ही अंबिका की पूरी बॉडी कांप गई, जिसे अदीप ने भी महसूस किया, लेकिन उसने अंबिका को छोड़ा नहीं और उसका किस अब और भी डीप और पैशनेट हो गया। उन दोनों को किस करते 10 मिनट हो गए और अब अंबिका को सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अदीप का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तभी डोर खुला और आर्य लवी की आवाज सुनकर अदीप अंबिका से अलग हो गया। उसके अलग होते ही अंबिका जोर जोर से सांस लेने लगी। आर्य डेड मम्मा को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों कर रही है? अदीप अंबिका को देखते हुए, कुछ नहीं बेटा, मम्मा ने कुछ गलत बोल दिया था तो मैं उन्हें सिखा रहा था कि अपनी गलती कैसे सुधारी जाती है। अंबिका गुस्से से अदीप को घूरते हुए अपना हैंड बैग लेकर, आर्य लवी आपको चलना नहीं है, चलो अपना स्कूल बैग लेकर आओ। दोनों ओके मम्मा। तीनों रूम से बाहर आ गए। अंबिका बच्चों के साथ रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही अदीप मुस्कुरा दिया। अंबिका बच्चों को लेकर नीचे हॉल में आ गई। आर्य और लवी अपना बैग लेने चले गए और अंबिका वही हॉल में उनका इंतजार करने लगी। इतने में अदीप भी सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसने अंबिका से कहा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, बच्चों को लेकर जल्दी आओ। कुछ ही देर में बच्चे भी आ गए और अंबिका उन्हें लेकर बाहर आ गई, जहाँ अदीप अपनी कार में बैठा था। अंबिका ने पहले कार का बैक डोर ओपन कर बच्चों को पीछे बिठाकर डोर बंद किया, फिर खुद आगे बैठ गई और अदीप ने कार मेंशन से बाहर निकाल दी। कुछ ही देर में अदीप की कार बच्चों के स्कूल के गेट पर आकर रुकी। अंबिका और अदीप दोनों कार से बाहर उतरे। दोनों ने बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ा, फिर दोनों ही कार में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल गए। अब दोनों ऑफिस पहुंचकर कार से उतरे ही थे कि तभी अयान की कार भी वहां आकर रुकी। अंबिका अयान को देखकर, अयान तुम यहाँ? अयान क्यों? MRSS सिंघानिया, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? अंबिका ऐसे नहीं है अयान, बस मैंने तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अयान ओ अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर सिंघानिया से मिलने आया था। अदीप ओ कमन। अयान अब तो मुझे मिस्टर सिंघानिया बोलना बंद करो। अयान बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और तीनों एलिवेटर से ऊपर अदीप के कैबिन में आकर काउच पर बैठ जाते हैं। अदीप उठकर अपने टेबल के पास आकर पियून को कॉल कर अपने कैबिन में बुलाता है। थोड़ी देर में पियून कैबिन का डोर नॉक करता है। उसके पीछे शिवेन भी कैबिन में आ जाता है। अदीप अयान से पूछता है, क्या लोगे? अयान मैं कुछ नहीं लूंगा, मैंने अभी नाश्ता किया है। अदीप 2 नॉर्मल कॉफी और 1 ब्लैक कॉफी लाने को कहता है, लेकिन अयान भी ब्लैक कॉफी ही मांगता है। तो पियून ओके बोल वहां से चला जाता है। अदीप शिवेन से, तुम्हें कुछ काम था? शिवेन बॉस दोपहर 12 बजे आपकी एक मीटिंग है और एक मीटिंग। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है। अदीप उसे देखकर, क्या हुआ, रुक क्यों गए? शिवेन अंबिका को देखकर, अदीप तुम कंटिन्यू करो। शिवेन जिसके लिए आपको आज शाम 6:00 रो नाइट क्लब जाना है। अदीप बस हु बोल देता है। शिवेन कैबिन से बाहर आने के लिए डोर ओपन करता है। तभी पियून कॉफी लेकर आता है और अदीप से, मैं आई कम इन सर? यस। पियून कॉफी रख कर चला जाता है। अयान अंबिका मैं यहाँ अदीप से पूछने आया था, क्या तुम अभी भी ये प्रोजेक्ट करना चाहती हो या? अंबिका अयान मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी या नहीं ये डिसाइड करने का हक सिर्फ मुझे है, इसमें अदीप कौन होता है बताने वाला? अयान अंबिका मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम तो बस क्या? अयान अदीप 1 मिनट अयान, मुझे अंबिका से अकेले में थोड़ा बात करनी है। अयान ओके बोलकर कैबिन से बाहर चला जाता है और अदीप अंबिका को देखते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो? अयान बस यही बोल रहा था, क्या तुम शादी के बाद ऑफिस आओगी या नहीं? अगर नहीं तो प्रोजेक्ट वो और मैं करेंगे और तुम उस बात को कहां से कहां ले जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें ऑफिस आने से मना किया? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुम अब यहाँ नहीं होती। ये बोल अदीप गुस्से में कैबिन से बाहर चला जाता है और मीटिंग रूम में आकर बैठ जाता है, जहां अमन पहले से ही था। कार्तिक अपने कैबिन में और राज आया नहीं था। अदीप को गुस्से में देखकर अमन चुप रहा, लेकिन उसे ऐसे देखकर अमन का मन कर रहा था कि वो एक बार उसे पूछ ले क्या बात है। अब अदीप ने शिवेन को कॉल किया और उसे अपने कैबिन से कुछ फाइल लाने को कहा। शिवेन ने ओके कहा और तुरंत कार्तिक के कैबिन से निकल अदीप के कैबिन में आ गया। जब कैबिन का डोर खुला तो अंबिका को लगा कि अदीप आ गया और उसने जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन शिवेन को देखकर उसने अपनी नजरें वापस से अपने लैपटॉप पर गड़ा दी। कुछ ही देर में शिवेन सभी फाइल लेकर मीटिंग रूम में आ गया और अदीप के सामने रख दी। अब अदीप ने 12 बजे की मीटिंग की फाइल निकली और उसे देखने लगा। फाइल कंप्लीट होने के कुछ देर बाद ही मीटिंग के क्लाइंट आ गए और शिवेन उनके साथ अंदर आ गया। उधर अदीप के कैबिन में अयान अंबिका से बात कर रहा था। देखो अंबिका, मेरा बोलने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन एक दोस्त के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं भी अदीप को पहले गलत ही समझता था, लेकिन उसके साथ रहने के
बाद मुझे नहीं लगता कि वो वैसा है जैसा लोग उसे समझते हैं। अंबिका, हाँ हो सकता है अयान की जैसा तुम कह रहे हो वो सही हो, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया, मेरे 2 बच्चे, क्या वो सही था? अयान, अंबिका, मैं उसके लिए तुमसे कुछ नहीं कह सकता, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपने कल को लेकर अपना आज खराब मत करो। और अब तुम अकेली नहीं हो, बच्चे भी है, उनका तो सोचो। और मैं कल वापस मनाली जा रहा हूँ, बस बच्चों से मिल लूं। अंबिका, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाते। अयान, नहीं अंबिका, मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, मुझे मनाली में भी सब देखना है। तभी अयान के फोन पर कॉल आ गया। अयान ने फोन स्क्रीन पर देखा तो मही फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर अयान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कॉल उठाकर कहा, हाँ बोलो महिमा, उधर से तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे कॉल करने को। अयान, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था महिमा। और कब करने वाले थे? अयान, मही इतना गुस्सा किस बात का है? मैं बस किसी काम से भोपाल आया था, तुम्हारे पास भोपाल जाने का टाइम है, पर मुझे एक कॉल करने का टाइम नहीं है। कोई नहीं, मैं भी अब तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। और उसने थोड़ा तेज आवाज में अयान को बाय बोल कर कॉल कट कर दिया। इधर अयान, माही माही, नो नो नो, कॉल कट मत करना, बोलता ही रह गया। और उधर से उसकी माही ने फोन कट कर दिया। अब अयान कभी फोन को तो कभी अंबिका को। अंबिका ने अयान को कहा, तुम मही को अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलवा देते? अयान, मोम मही के लिए कभी नहीं मानेगी। अंबिका, क्यों नहीं मानेंगी? जहाँ तक मैं आंटी को जानती हूँ वो जरूर मानेंगी। अयान, तुम जानती हो न मही कैसी लड़की है, पर वो खुद मोम डैड से नहीं मिलना चाहती, और पता नहीं क्यों मही शादी से दूर भागती है। अंबिका, तो उसे थोड़ा टाइम दो। अयान, अंबिका, ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं, और कितना टाइम मैं उसे मोम डैड से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है, न मुझे बताती है और न ही मोम डैड से मिलती है। तभी कैबिन का डोर खुला और बच्चे खुशी से चिल्लाकर भागते हुए अंदर आ गए। मम्मा, अंबिका, अरे आप दोनों को स्कूल से कौन लाया? आर्य, हमें बड़े दादू लाए हैं। अंबिका, बड़े दादू? हाँ, उन्हें कुछ काम था यहाँ, इसलिए वो हमें भी ले आए, और अभी वो मीटिंग रूम में है डैड के पास। तभी अयान, मैं चलता हूँ, बाय लवी। और आर्य, आप कहाँ चले? अयान, क्या आप मुझे जानते हैं? आर्य, अयान, अंकल अब यह नाटक बंद करो, हम जानते हैं आप हमें चिढ़ाने के लिए यह सब बोल रहे हैं। उनकी बातों पर अयान और अंबिका दोनों ही हंस दिए। और उधर मीटिंग रूम में अदीप उन्हें अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखकर जेलस हो रहा था, जिस वजह से उसकी मुट्ठियां भीज गई। फिर खुद से ही बड़बड़ा कर बोला, उसे बस तुझसे ही प्रॉब्लम है, बाकी सब तो उसके दोस्त है और तू दुश्मन। उसको ऐसे खुद से ही बातें करते के जोड़ी आंखें देख रही थी। तभी जो लड़की प्रेजेंटेशन दे रही थी उसकी आवाज आई, सर कैसा लगा आपको हमारा यह प्रोजेक्ट? अदीप अपनी सोच से बाहर आया। उस लड़की ने फिर कहा, सर कैसा लगा आपको हमारा यह प्रेजेंटेशन? अच्छा है, बट कावेरी, बट क्या? मिस्टर सिंघानिया, देखिए मिस कपूर, आप एक बार अपने प्रोजेक्ट की फाइल पढ़िए कि इस प्रोजेक्ट में कितनी मिस्टेक है, और मुझे ये प्रोजेक्ट कहीं से भी इन्वेस्ट करने लायक नहीं लगता। कावेरी ने फाइल ली और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। उसे अपने इस प्रोजेक्ट में कहीं भी मिस्टेक नहीं लगी। उसने अदीप से कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं लगती। आप मुझे बता दीजिए आपको क्या पसंद नहीं आया, मैं उसे चेंज कर दूंगी, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अदीप, मिस कपूर, क्या ठीक करेंगी आप इस प्रोजेक्ट में? मैंने जितना इसको समझा है, मुझे इसमें गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, और आप कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना मतलब मनी वेस्ट करना है। कावेरी, मिस्टर सिंघानिया, आपको मनी वेस्ट लगता है, पर मेरी नज़र से देखा जाए तो जितना पैसा आप लगाएंगे उससे दुगना मैं आपको दूंगी। और एक बार सोसाइटी की बिल्डिंग तैयार हो जाए और फ्लैट की बुकिंग के बाद चाहे ये बिल्डिंग टूटे या किसी की जान जाए, हमें उससे क्या, हमें तो बस अपना इन्वेस्ट डबल करना है। ये सुनकर अदीप को कावेरी पर बहुत गुस्सा आया और कावेरी को अपनी खजाने वाली नजरों से देखने लगा। जब कावेरी ने उसकी आंखों को देखा तो उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर वह कंप गई। अदीप ने अपने गार्ड्स को आवाज लगाई। जब कावेरी ने देखा कि अदीप ने अपने गार्ड्स को आवाज लगाई है तो उसके फेस की हवाइयां उड़ गई। उसने डर कर कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बैठ कर बात कर सकते हैं। अदीप एक बार फिर से गार्ड्स को आवाज लगाने को हुआ ही था कि 2 गार्ड्स मीटिंग रूम में आ गए और कावेरी ने उन्हें देखकर जल्दी से अपना सामान उठाया और खुद ही मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। कावेरी जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर निकली तो उससे लवी आकर टकरा गई, जो भागते हुए आ रही थी, और उसके पीछे आर्य भी था। कावेरी
अदीप की हरकत से पहले ही गुस्से में थी तो उसने लवी पर चिल्ला दिया और जैसे ही उसे थप्पड़ मरने को हुई तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अयान था जो उन दोनों के पीछे ही आ रहा था। कावेरी, ये बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अयान, माइंड योर लैंग्वेज मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्ची पर हाथ उठाने की? कावेरी, तो अपने बच्चों को संभाल कर रखो, ऐसे खुला क्यों छोड़ दिया? कावेरी और अयान जब बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज मीटिंग रूम में भी जा रही थी, इसलिए अदीप, अमन, कार्तिक और दादाजी मीटिंग रूम से बाहर आ गए जब उन्होंने कावेरी को अयान से बदतमीजी करते देखा और आर्य कावेरी को गुस्से से घूर रहा था। वही लवी रो रही थी। जल्दी से लवी के पास गया, फिर खुद नीचे बैठकर उसके आंसू पोंछकर उससे पूछा, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? आर्य ने कहा, डेड, ये आंटी लवी को थप्पड़ मारने वाली थी। ये बात सुनकर अदीप का मन किया कि वो अभी कावेरी को अपनी गन निकाल कर शूट कर दे। फिर उसने लवी को गोद में उठाया और खुद कावेरी की तरफ बढ़ गया। फिर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या हो रहा है? ये बोलकर वो कावेरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। कावेरी अदीप की आवाज सुन घबरा गई, फिर उसकी नजर अदीप पर गई। उसने अपनी गोद में लवी को लिया हुआ था। अदीप ने अयान को देखकर पूछा, क्या हुआ? अयान ने उसे पूरी बात बता दी। अदीप ने लवी को अयान की गोद में दिया, फिर कावेरी की तरफ देखकर गुस्से से अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ये बात उसने चिल्लाकर कही। कावेरी जल्दी से वहां से निकल गई। उसने अदीप के बारे में सुना था कि वो कितना खतरनाक है। कावेरी अपनी असिस्टेंट के साथ जल्दी से ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल अपनी कार में बैठकर चली गई। जब उसकी कार रुकी तो वो अपनी असिस्टेंट के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगी और रिसेप्शन के बाहर खड़े गार्ड ने उसके लिए डोर ओपन कर दिया। कावेरी जल्दी ही एलिवेटर से 12th फ्लोर पर आ गई और उसने अपनी असिस्टेंट को नीचे रिसेप्शन पर ही इंतजार करने को कहा। फिर कावेरी एलिवेटर से निकल लेफ्ट साइड चली गई और 10 से 15 कदम की चलकर उसे एक कैबिन दिखा। उसने डोर बाहर से नॉक किया तो किसी लड़की की आवाज आई, कमिंग। कावेरी अंदर आई तो उसकी नजर टेबल के पास वाली चेयर पर गई। उस पर जो भी बैठा था उसका मुंह दीवार की तरफ था। कावेरी टेबल के सामने खड़ी हो गई, लेकिन चेयर का मुंह या उस पर बैठे शख्स का मुंह अभी भी वही था। फिर उसने मायूसी से कहा, सॉरी वाईआरआर, काम नहीं हुआ। चेयर पर बैठी लड़की, क्यों, क्या हुआ? कावेरी, उसे प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। उस लड़की ने प्रोजेक्ट की फाइल मांगी। कावेरी ने उसे फाइल दे दी। उसने कुछ देर फाइल पढ़ी और फिर गुस्से से फाइल फेंक कर कहा, अगर ये प्रोजेक्ट लेकर जाओगी तो वो मना ही करेगा और मैं तो ये सोच रही हूँ क्या उसने तुम्हें बस वहाँ से जाने को कहा? कावेरी, मतलब वो लड़की, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ उसने तुम्हें ऑफिस से अपने गर्ड्स से बाहर नहीं फिकवाया। ये सुनकर कावेरी को अदीप के ऑफिस में जो भी हुआ वो सब नजारा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने अटकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? वो लड़की चुप हो गई और कावेरी, अब क्या करोगी लड़की? अब मुझे ही कुछ करना होगा, तुम तो फेल हो गई। फिर उसने कावेरी को वहां से जाने को कहा और वो चली गई। उसके बाहर जाते ही उस लड़की ने कहा, ये मुझे पागल समझती है। उसने इसे बाहर फेंक दिया और उधर कावेरी कैबिन से बाहर आकर, अच्छा हुआ उसे कुछ पता नहीं चला, नहीं तो अपने सभी फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती। अदीप का कैबिन, जहां अंबिका इन सभी बातों से अनजान अपने काम में बसी थी और वही लवी अदीप की गोद में ही सो चुकी थी। अयान जा चुका था और आर्य, अमन और कार्तिक से तरह तरह के सवाल पूछ रहा था, जिसमें से कुछ के ही जवाब वो सही दे पा रहे थे और दादाजी आर्य को खुश देखकर खुद भी खुश हो रहे थे। वही अदीप कभी आर्य की प्यारी सी मुस्कुराहट देखता तो कभी लवी के मासूम से चेहरे को देखकर सोच रहा था कि जिस तरह अंबिका मुझसे नफरत करती है, इस तरह तो वो जल्द ही मुझसे डाइवोर्स ले लेगी। फिर क्या होगा मेरे बच्चों का? नहीं, मैं अंबिका को खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी दादाजी ने कहा, आर्य बेटा चले, अब शाम भी होने वाली है। तो आर्य ने कहा, ठीक है दादाजी, मैं मम्मा को बोल कर आता हूँ। और अदीप ने उसे कहा, आर्य मम्मा को बोलो वो भी तुम्हारे साथ ही घर चली जाए। थोड़ी देर बाद वो किसके साथ जाएगी? आर्य, डेड आप भी चलो न। अदीप, नहीं बेटा, मेरी एक मीटिंग है और मुझे वहाँ जाना है। आर्य, डेड आप घर कब आओगे? मुझे आपके साथ ही डिनर करना है। अदीप, मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा बेटा, आप और लवी डिनर करके सो जाना। ओके ओके डेड। आर्य मीटिंग रूम से बाहर निकलकर अदीप के कैबिन में आ गया और
उसने अंबिका को जो भी अधीप ने आर्य को कहा था वो बता दिया। अंबिका ने ठीक है कहा और अपना सामान समेटने लगी। फिर कैबिन से बाहर आ गई जहां पहले ही दादाजी लवी को अपनी गोद में लेकर खड़े थे। अंबिका जल्दी से दादाजी के पास जाकर लवी को उनसे लेने लगी। मुझे दीजिए दादाजी, इसे मैं ले लेती हूँ। दादाजी ने अंबिका को कहा, तुमने क्या मुझे बूढ़ा समझ लिया? मेरे सिर्फ बाल सफेद हुए हैं, बाकी अभी मैं अच्छे पहलवानों को उठाकर फेंक दूं। और रविश दादाजी उन्हें ताने मारते हुए बोले हैं, बस इनकी सांस जरा फूलने लगती है। उनकी बातों से अंबिका मुस्कुरा दी और रविश दादाजी ने अंबिका के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। अंबिका आर्य का हाथ पकड़कर दोनों दादाजी के साथ एलिवेटर में आ गई और उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट जब तक नीचे पहुंचती अंबिका अधीप के बारे में सोचने लगी, क्योंकि अधीप सुबह कैबिन से बाहर गया था और पूरा दिन कैबिन में नहीं आया था। लिफ्ट नीचे आ गई और उसकी बीप की आवाज से अंबिका अपनी सोच से बाहर आई। फिर सभी बिल्डिंग से बाहर आ दो कार में बैठे। कार में बैठते ही लवी भी जाग गई और सभी घर के लिए निकल गए। 20 मिनट में सभी घर पहुंच गए और अंबिका सीधा अपने रूम में आकर काउच पर बैठ गई और अपना लैपटॉप निकाल कर काम करने लगी। लेकिन उसके दिमाग अयान की कही हुई बात ही घूम रही थी, जिससे उसका अपने काम में ध्यान ही नहीं था। उधर उस टूटी हुई बिल्डिंग में बॉस काउच पर बैठे थे और सतीश ने वहां आकर बॉस के कान में कुछ कहा। फिर बॉस सतीश और वैशाली के साथ एक रूम में आ गए और सतीश ने रूम का डोर लॉक कर दिया। बॉस, कहो सतीश, क्या बात है जिसके लिए यहां आना पड़ा? सतीश, बॉस, जिसने बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की उसका पता चल गया है। बॉस, यह तो तुम मुझे बाहर भी बता सकते थे। सतीश, बॉस, एक और बात है, क्या मिस्टर गजेंद्र सिंघानिया को आपके बारे में शक है? और उन्होंने अपने कुछ आदमियों को भेजा था आपका पता लगाने, लेकिन हमने अपने सारे सबूत मिटा दिए जिससे वो हमारे बारे में पता न लगा पाए। बॉस, तुम्हें क्या लगता है कि गजेंद्र सिंघानिया ने ऐसे ही अपनी जिंदगी के इतने साल अनडावल्ड में गुजर दिए? अगर उन्हें मेरे बारे में जरा भी शक है न तो उन्हें अभी तक यह भी पता लग गया होगा कि मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा होने की खुशी उनसे ज्यादा किसी को नहीं होगी। सतीश, अब क्या करे? बॉस, चलो मिल लिया जाए उनसे। सतीश हाँ बोलकर वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे वैशाली भी चली गई। बॉस उस रूम से निकलकर उसके राइट साइड की तरफ चले गए। फिर एक रूम के पास जाकर उसका डोर ओपन कर अंदर आ गए। वो रूम अंदर से किसी हॉस्पिटल की तरह लग रहा था और उस रूम के बीच में बेड पर एक लेडी लेटी हुई थी। दिखने में उनकी उम्र 45 से 50 के बीच में होगी। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उनका शरीर वहां रखी मशीनों से कनेक्ट थी। शायद वो कोमा में थी। उस लेडी को देखकर बॉस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल कर कहा, आप अब उठ जाइए, बहुत टाइम तक सो ली आप, अब बहुत आराम हो गया। देख लीजिएगा, जिस दिन आप जगेंगी न उस दिन हम आपको आर्य और लवी के साथ मिलकर बहुत परेशान करने वाले हैं। फिर हमसे मत कहना कि मैं थक जाती हूँ और आप तीनों मिलकर मुझे दुखी करते हो। ये बोलकर उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला, जिन्हें न जाने उन्होंने कब से रोका हुआ था। कुछ देर ऐसे ही उन्होंने अपने आंसू बहने दिया और फिर उन्हें पोंछकर रूम से बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने पलटकर एक बार भी पीछे नहीं देखा। जो लेडी बेड पर थी उसकी आंखों के करों से भी आंसू बहकर बाहर आ गए थे। उनकी आंखों के कोरों से भी आंसू बहकर बाहर आ गए और साथ ही उनके हाथों की उंगलियों में भी मूवमेंट हुई। उधर रियांश के कैबिन में रियांश अपनी चेयर पर बैठा रुद्र से बात कर रहा था, जो रियांश के सामने खड़ा हुआ उसे ओके यस में रिस्पॉन्स कर रहा था। रियांश, नेक्स्ट मंथ दादी मेरी बर्थडे पार्टी रखना चाहती है, तो तुम संडे को आहूजा मेंशन आ जाना और जैसा दादी बोले सब उनके हिसाब से अरेंज कर देना। रुद्र ने ओके कहा। फिर रियांश अपनी चेयर से उठ गया और रुद्र ने उसका लैपटॉप बैग में रखा और उसे लेकर रियांश के पीछे कैबिन से बाहर चल दिया। दोनों लिफ्ट में आ गए। रियांश ने फिर कहा, मैंने जो काम तुम्हें दिया था क्या वो हुआ? रुद्र, नहीं बॉस, उनका कुछ पता नहीं चला और हमने पड़ोसियों से भी पूछा तो उन्होंने बस थोड़ी सी ही बात बताई है। तब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ गई और दोनों कार में आकर बैठ गए। अंदर बैठते ही रुद्र ने बताना शुरू किया, उनके मोम डैड की किसी सदमे की वजह से मौत हो गई। उनकी बेटी उस वक्त 6 महीने की थी और उसके 3 साल बाद उनकी पत्नी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इन सब का दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन कुछ 2 महीने बाद वो अचानक अपनी 3.5 साल की बेटी को लेकर कहीं चले गए और किसी को पता नहीं वो अब कहाँ है। ये सुनकर रियांश उदास हो गया और अपनी उसी उदास आवाज में कहा, तुम उन्हें ढूंढते रहो, शायद मेरी किस्मत अच्छी हो और वो मुझे मिल जाए। इन सब बातों में उनकी गाड़ी आहूजा
मेंशन आ गई और रियांश कार से उतर कर अंदर आ गया और सीधा स्टडी रूम में चला गया। महिरा और दादी हॉल में ही बैठे हुए थे। उसके इस तरह जाने से दादी समझ गई कि आज रियांश किसी बात को लेकर उदास है और हो न हो ये बात उसके पास्ट से जुड़ी है। तभी रुद्र रियांश का लैपटॉप बैग लेकर अंदर आ गया और लैपटॉप टेबल पर रख कर वहां से चला गया। रियांश को इस तरह जाता देख महिरा उसके पीछे जाने लगी तो दादी ने महिरा को रोक कर कहा, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन अभी के लिए उसे अकेला छोड़ दो। महिरा ने हाँ कहा और चुप होकर वहीं बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ रियांश गया था। दादी ने नोटिस किया और उसे फिर टोका, बस बेटा वो ठीक है। इधर अधीप, अमन, कार्तिक और शिवेन के साथ मीटिंग रूम में बैठा था। शिवेन भाई आप चेंज कर लो, फिर हमें जाना भी है, मीटिंग का टाइम हो रहा है। आपके कपड़े आपके कैबिन में है। अधीप उठा और वहां से अपने कैबिन में आ गया, फिर अपने कपड़े लेकर उस रूम में आ गया जो उसके कैबिन में ही उसने बनवाया था। अधीप ने वहां आकर चेंज किया और कैबिन से बाहर आ गया और उसके बाहर आते ही वो चारों उसे बाहर ही मिल गए। वो पांचों लिफ्ट से नीचे आ गए और ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एंट्रेंस के सामने ही उन्हें 5 गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई दिखी और हर गाड़ी के पास गार्ड खड़े थे जिन्होंने ब्लैक ड्रेस के साथ गोगल्स भी लगाए थे। अधीप एंट्रेंस से बाहर अपनी गाड़ी के पास आ गया और एक गार्ड ने उसकी तरफ का डोर ओपन किया। अधीप के बैठते ही डोर बंद कर खुद आगे आकर बैठ गया जहां पहले ही ड्राइविंग सीट एक गार्ड बैठा था। राज और शिवेन अधीप के आगे वाली गाड़ी में बैठ गए, उनके साथ भी 2 गार्ड थे। उसके पीछे अमन और कार्तिक भी गार्ड के साथ बैठ गए। अब सबसे आगे और पीछे वाली गाड़ी में 4-4 गार्ड्स थे। वेल अब आप समझ ही गए होंगे कि अधीप अपनी किस मीटिंग के लिए जा रहा था, तो चलिए आगे। सभी गाड़ियां क्लब की तरफ चल दी। आहूजा मेंशन रियांश 1 घंटे बाद स्टडी रूम से बाहर आकर अपने रूम में चला गया। ये देखकर माहिरा भी रूम में आ गई और उसने रियांश से कहा, तुम ठीक हो? रियांश ने हाँ कहा और बाथरूम चला गया और माहिरा ने कुछ सोचकर दिव्या, अभिषेक, अंबिका को कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दी और उन्हें रियांश के मूड के बारे में बता दिया। फिर उसने शुभी को लेकर अंबिका और दिव्या को अभिषेक के साथ क्लब आने को कहा जिससे रियांश का मूड ठीक हो जाए। सभी ने हाँ बोलकर कॉल कट कर दिया और अंबिका ने अयान को भी तैयार होकर सिंघानिया मेंशन बुला लिया जिससे वो अयान के साथ ही क्लब चली जाए और खुद कॉल कट कर बाथरूम में चली गई। अधीप अपने गार्ड्स के साथ आधे घंटे में क्लब के सामने थे। जब गाड़ियां क्लब के बाहर आकर रुकी तो वहां जितने भी लोग थे उन सभी की नज़र उन चमचमती हुई 4 ब्लैक ऑडी पर थी और सबसे ज्यादा उनकी नज़र अधीप की ब्लैक BMW पर थी। गार्ड्स ने जल्दी से उतर कर कार का डोर ओपन किया और अधीप कार से बाहर निकला और उसके साथ ही शिवेन, राज, अमन और कार्तिक भी आकर उसके बगल में खड़े हो गए। उन 5 हैंडसम लड़कों को देखकर वहां खड़ी सभी लड़कियों के साथ लड़कों की नज़र भी उन 5 पर थी। अधीप क्लब के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया, उसके साथ ही वो चारों भी और उन सभी के पीछे गार्ड्स। जैसे जैसे अधीप अंदर जा रहा था वैसे ही लड़कियां उन्हें देखकर बोलती, कितना हैंडसम है यार, काश ये मुझे मिल जाए। अधीप क्लब के अंदर आकर क्लब के VIP एरिया में उसी जगह बैठ गया जहां वो अक्सर बैठता था क्योंकि वो क्लब उसी का था। अधीप सामने के काउच पर किसी किंग की तरह बैठ गया और उसके बगल के राइट एंड लेफ्ट काउच पर उसके दोस्त बैठ गए और गार्ड्स उनके पीछे खड़े थे। जब क्लाइंट्स आए तो उस क्लब का मैनेजर उन्हें अधीप के पास ले आया और उन्होंने अधीप के पास लाकर बोला, सर ये ही हमारे आज के क्लाइंट्स हैं। वो 4 लोग थे जिसमें से एक लड़की थी और एक ट्रांसलेटर था, बाकी 2 शेख थे। उन दोनों शेख ने अधीप से हाथ मिलाया उनके और अधीप ने उन्हें बैठने का को कहा। उनके साथ जो लड़की थी उसने गोल्डन शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। उस शेख ने अधीप से उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए अपनी अरबी लैंग्वेज में कहा जिसे ट्रांसलेटर ने अधीप को हिंदी में समझाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया सर आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं, आप उनका गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अधीप ने मना करते हुए कहा, थैंक यू बट मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। ये सुनकर कार्तिक ने अमन के कान में धीरे से कहा, यार सोच अगर भाभी इस वक्त यहाँ होती तो भाई का क्या हाल होता। अमन चुप कर काली जबान कही, ऐसा न हो भाभी सच में यहाँ आ जाए। ट्रांसलेटर दोनों शेख को अधीप ने जो कहा वो बता दिया और दोनों शेख एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने अपने ट्रांसलेटर से कहा, फिर कुछ बोला और उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया क्या आपको नाज पसंद नहीं आई? अधीप ऐसी बात नहीं है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उस आदमी ने शेख को जो भी अधीप ने कहा वो सब बता दिया। शेख ने फिर से कहा, प्लीज हमारी खुशी के लिए आप नाज को अपने पास बिठा लेंगे तो भी हमें बहुत खुशी होगी। अधीप क्लाइंट को नाराज नहीं करना चाहता था, इस बार उसने मना नहीं किया और
नाज अदीब के बगल में बिल्कुल उससे चिपक कर बैठ गई। इधर अंबिका बाथरूम से बाहर आई और उसने एक 2 पीस शॉर्ट ड्रेस निकली जिसका पिंक टॉप था और शोल्डर पर बस 2 इंच की स्ट्रैप थी और स्कर्ट थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और अपने बालों को कर्ली करके खुला छोड़ा दिया। व्हाइट फ्लेट हिल्स और साथ में व्हाइट हैंड पर्स, हाथों में लाल सुहाग छुड़ा। जब अंबिका सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सभी उसे ही देख रहे थे। कालिंदी बेटा अंबिका कहीं जा रही हो? अंबिका जी आंटी महिरा का फोन आया था, हम सब क्लब जा रहे हैं। आंटी हम सब? और कौन है? तभी अयान मैं भी हूँ आंटी। अंबिका शुभी के रूम की तरफ चल दी और शुभी को जल्दी से तैयार होने को कहा और अपना साथ लाई हुई एक ड्रेस शुभी को दी। तभी दिव्या भी आ गई है। अंबिका मैं किसी लग रही हूँ? अंबिका ने ऊपर से नीचे तक दिव्या को देखा और कहा परफेक्ट। दिव्या ने वॉयलेट कलर की 1 पिक ड्रेस पहनी थी। वो दोनों हॉल में आकर शुभी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में शुभी भी आ गई जिसने रेड कलर का नी लेंथ ड्रेस पहना था और हल्के मेकअप के साथ बालों की पोनी टेल की हुई थी, साथ में मैचिंग हिल्स। अब तो खुश है न आप लोग? आज आपको सबसे बड़ा चैप्टर अपलोड किया है और किया होगा जब अंबिका अदीब की बगल में नाज को देखेगी। एक्साइटेड है न आप लोग? चलिए इमेजिन कीजिए क्या होने वाला है। साथ में मैचिंग हिल्स भी थी। तभी वो चारों मेंशन से बाहर निकालने लगे तो कालिंदी आंटी ने अंबिका को रोक कर कहा बेटा अपना ध्यान रखना। और अयान ने कहा ठीक है आंटी मैं सबका ध्यान रखूंगा। और तभी आर्य लवी भी हॉल में आ गए। आर्य ने इशारे से अंबिका को नीचे झुकने को बोला और अंबिका नीचे झुक गई। फिर आर्य ने उसके गाल पर किस कर बोला मम्मा सी इज योर वेरी ब्यूटीफुल। अंबिका ने भी उसे वापस से किस कर कहा थैंक यू माई बेबी लवी। मम्मा आप मेरे मिस्टर हैंडसम के साथ कहाँ जा रहे हो? अयान हम आपकी महिरा मासी के पास जा रहे हैं। लवी तो उन्हें मेरा हेलो बोलना और मेरी तरफ से बहुत सारी भी देना। अयान किसी तो वो जब संडे को आए तो आप खुद ही दे देना, मैं हेलो जरूर बोल दूंगा। ओके प्रिंसेस अब हम चलते हैं। लवी ने ओके कहा और दोनों बाहर आ गए जहां शुभी और दिव्या पहले ही खड़ी थी। वो चारों गाड़ी में बैठकर क्लब के लिए निकल गए। दिव्या ने पहले ही अभिषेक को कॉल कर बोल दिया कि वो सीधा क्लब पहुंचे, वह अयान के साथ आ रहे हैं। आहूजा मेंशन रियांश जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो महिरा ने जल्दी से उसके पास कर उसे कपड़े देते हुए कहा जल्दी से तैयार हो जाओ। रियांश क्यों? महिरा हम क्लब जा रहे हैं। रियांश आज नहीं कभी। और महिरा ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा रियांश, मेरा मूड नहीं है। महिरा जानती हूँ, तभी तो मैंने हमारे सारे दोस्तों को बुला लिया। रियांश क्या? महिरा हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ। रियांश ने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया और महिरा चेंजिंग रूम में चली गई। जब महिरा बाहर आई तो उसने एक ब्लैक मिडी पहनी थी और हल्के मेकअप के साथ बालों को प्रेसिंग कर खुला छोड़ दिया। वही रियांश ने येलो टी शर्ट ब्लैक ट्राउजर के साथ डेनिम जैकेट डाला था। महिरा और रियांश जब नीचे आए तो दादी अभी भी हॉल में ही बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर दादी ने कहा बेटा तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तो महिरा बोली हाँ दादी हम लोग क्लब जा रहे हैं और हम ही नहीं हमारे सभी दोस्त भी आ रहे हैं। दादी समझ गई कि ये सब महिरा ने रियांश का मूड ठीक करने के लिए किया है। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों का एंजॉय करने का बोल दिया और दोनों बाहर आ गाड़ी में बैठ क्लब के लिए निकल गए। सभी क्लब पहुंच गए। अभिषेक उनके पास आकर अयान से हाथ मिलते हुए तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? दिव्या हम महिरा और रियांश का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक यार हमें बुलाकर खुद नहीं आए, ऐसा कौन करता है? महिरा हम भी आ गए। अभिषेक रियांश को गले लगा कर तू ठीक है? रियांश हाँ मुझे क्या होगा? दिव्या अभिषेक से यार भाई अब क्या यही नाचोगे? इससे अच्छा तो घर ही ठीक थे। अभिषेक सब्र रख ले, दोस्त से मिलूं भी न। दिव्या 48 घंटे पहले ही तो मिले थे, मिल लिए अब चले। अभिषेक उसे घूरते हुए हाँ सभी अंदर आ गए। सभी लड़कियों ने एक टेबल देखी और उसके चारों तरफ बैठ गई और लड़कों ने बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक ऑर्डर की। थोड़ी देर में एक वेटर सभी लड़कियों के लिए जूस ले आया जिसे देखकर दिव्या ये क्या है? वेटर मैम जूस है। दिव्या ये तो मुझे भी पता है लेकिन इसे पिएगा कौन? महिरा हम पिएंगे। दिव्या क्लैप करते हुए माता के जगराते में आई हो? अंबिका मतलब दिव्या यार कैसे दोस्त मिले हैं बताओ? नाइट क्लब में आकर जूस पी रहे हैं। महिरा तो क्या विस्की पिए? दिव्या ये हुई न बात। शुभी और किसी को पता चल गया तो दिव्या थोड़ा सा पीने से किसी को पता नहीं चलेगा। शुभी महिरा से चलो दी टेस्ट करके देखते हैं। महिरा चलो। अंबिका को छोड़कर तीनों बार काउंटर की तरफ चली गई। अंबिका के सामने महिरा बैठी थी इसलिए अंबिका को अदीप नहीं दिखा। जब महिरा चली गई तो अंबिका की नजर अदीप पर साइड से गई जिसकी बगल में एक लड़की बैठी हुई थी जिसने गोल्डन ड्रेस पहना था। अंबिका को बस अदीप का फेस ही दिख रहा था। तभी वो लड़की थोड़ा सा अदीप की तरफ झुकी और उसने अदीप के गालों पर किस कर लिया और अंबिका ये सब
देखकर बुरी तरह जल भून गई। उसे अदीप पर अब गुस्सा आ रहा था कि कहाँ तो वो एक तरफ अंबिका से प्यार करने का दिखवा करता है और दूसरी तरफ मीटिंग के बहाने यहाँ उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इन्हीं सब में अंबिका की आंखों में आंसू आ गए। वही रियान, शयान, अभिषेक और तीनों लड़कियों की नजर भी वही थी। अब अदीप पर सभी को गुस्सा आ गया। सभी बात कर ही रहे थे कि अंबिका वहां आ गई और रियांश ने सभी को चुप करा दिया। फिर इस तरह दिखाने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। अंबिका एक चेयर पर आकर बैठी और उसने बारटेंडर से एक विस्की मांगी। सभी उसे हैरानी से देखने लगे। बारटेंडर ने उसे विस्की दे दी। अंबिका ने ग्लास उठाया और एक ही बार में उसे अपने मुंह में उड़ेल लिया। उसका ये पहली बार था तो उसे अपने गले में बहुत तेज जलन हुई। उसे पीकर अंबिका ने एक और मांगी और बारटेंडर ने दे दी। अंबिका ने उसे भी पहले की ही तरह पिया। अब अंबिका घूमकर बैठ गई और महिरा ने उसे पूछा क्या वो ठीक है। अंबिका ने हाँ कहा और उन्हें एंजॉय करने का बोलकर खुद वही बैठकर अदीप को देखने लगी। सभी समझ गए कि अंबिका अदीप को पहले ही देख चुकी है और उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर सभी डांस करने चले गए। अंधेरे में अंबिका की नजरें सिर्फ अदीप पर थी। जहां अदीप बैठा था वहां थी अंबिका। ने अब उस लड़की को देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी और अदीप से बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी। तभी उस लड़की ने अदीप के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और फिर से अदीप के गाल पर किस कर लिया। अब अंबिका से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से उठकर अदीप जहां बैठा था उस तरफ चल दी। कुछ कदम चलने पर जैसे ही अंबिका अंदर जाने लगी तो वहां खड़े गार्ड्स ने उसे रोक दिया क्योंकि कुछ ही लोगों को छोड़कर अभी किसी को पता नहीं था कि अदीप ने शादी कर ली और वो उनकी लेडी बॉस है। अंबिका ने गार्ड्स से कुछ न कहना ही सही समझा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। तभी अमन की नज़र उस तरफ गई और अंबिका को वहां देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर उसने खुद को नॉर्मल करके एक नज़र कार्तिक को देखकर कहा काली जबान। उसे कार्तिक को घूरते और बड़बड़ाते देखकर राज ने इशारे से पूछा क्या हुआ। अमन ने उसे पीछे देखने का इशारा किया। उसने यूं ही देख लिया और अंबिका को देखते ही उसके होश उड़ गए। फिर उसने भी एक नज़र अदीप को देखा। शिवेन ने भी उसे यूं देखकर पीछे देखा और वो थोड़ा तेज बोल गया अब क्या होगा। कार्तिक हंसकर भाई तो गए। अमन कार्तिक से चुप रह। ये सुनकर सभी उन्हें देखने लगे। अदीप इशारे से अपनी आईब्रोज उचकाते हुए जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। अमन उसको इशारे में ही समझाते हुए अपनी उंगली अदीप को दिखाकर और हाथ से एक लड़की का फिगर बनाकर अपनी उंगली गोल गोल घुमाने लगा। अदीप मन में समझते हुए लड़की और मैं। अदीप कुछ और सोचता इससे पहले कार्तिक पकड़म पकड़ाई। सभी फिर उसे देखने लगे। इस बार अमन ने अदीप की तरफ उंगली पॉइंट की और फिर से लड़की का फिगर बनाया और इशारे से उसे मंगलसूत्र पहनाते हुए बताया। लेकिन फिर से कार्तिक बोला तुम किसे फांसी लगाओगे। अब अमन झुंझला गया और तेजी से चिल्लाकर बोला अबे गधे मैं उसे ये बता रहा हूँ कि भाभी यहाँ है। अबे गधे मैं इसे बता रहा था कि भाभी यहाँ है। ये सुनकर भी अदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे पहले बैठा था वैसे ही बैठा रहा। 10 मिनट बाद वो शेख जाने के लिए खड़े हुए तो अदीप भी उठ गया और साथ में नाज भी। अब दोनों शेखों ने अदीप से हाथ मिलाया और जाने लगे तो अदीप ने जो उनका ट्रांसलेटर था उसे नाज को ले जाने के लिए कहा तो शेखों ने कहा हम किसी को दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेते। अब आप एक रात इसके साथ गुजर कर इसे छोड़ देना और ये बोलकर चले गए। अब अदीप क्या करता। इधर नाज शेख के बोलते ही अदीप से और ज्यादा चिपकने लगी तो अदीप ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया। वहां से जाकर अंबिका वापस अपनी उसी जगह बैठकर उन दोनों को देखकर जेलस हो रही थी। इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि अदीप के गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया था। तभी अदीप का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। अदीप ने कॉल उठा लिया और उधर से आवाज आई जो लड़की तुम्हारे पास है वो मेरे बहुत काम की है। अदीप उस आवाज को पहचान गया। वो उसी किडनैपर की थी जिसने उसके बच्चों को किडनैप किया था। अदीप तुम्हें कैसे पता आदमी जो लड़की तुम्हारे साथ है वो उन शेखों की जासूस है और उसे हिंदी आती है। अपना ध्यान रखना। अंबिका और बाकी सब को निकालो वहां से। अदीप ने बस हूँ किया। कॉल कटने के बाद उसने फोन अपने जीन्स की पॉकेट में रखा और जोया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खिंचा। ये देखकर अंबिका का गुस्सा और बढ़ गया और अदीप के दोस्तों के साथ अंबिका के दोस्त भी हैरान थे क्योंकि अदीप चाहे जैसा भी हो लेकिन उसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा था। बस अंबिका को छोड़कर अंबिका ने बार काउंटर से एक विस्की उठाई और उसे नीर ही पी गई जो किसी और ने अपने लिए बनवाई थी और जिसने बनवाई थी वह बस हैरानी से अंबिका को देखने लगा। इन सब से अलग रियांश का अदीप को गुस्से से बस घूरे जा रहा था। अब अदीप जैसे ही नीचे झुका तो अंबिका से अब बर्दाश्त नहीं
हुआ और वो उसके कुछ करने से पहले ही वहां से चली गई और उसके पीछे रियांश को छोड़कर सभी चले गए। अंबिका क्लब से बाहर आ एक गाड़ी से अपनी पीठ लगा बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी और सभी उसे चुप करवाने लगे। अंदर अदीप ने झुककर नाज के गले में जो पेंडेंट था उसे खींच लिया। अदीप उसे निकालने के लिए ही झुका था और उसके दोस्तों को छोड़कर उन सभी को लगा अदीप उसे किस कर रहा है। उस पेंडेंट को अदीप ने शिवेन को देकर चेक करने को कहा और नाज को अपने गार्ड्स को देकर कहा इसे इतना टॉर्चर करो जब तक ये हिंदी में सब न बता दे। अदीप ये बोलकर घुमा ही था कि किसी ने उसके मुंह पर जोरदार पंच मार दिया जिससे अदीप संभल नहीं पाया और लाद खड़ा गया लेकिन खुद को गिरने से बचा लिया। बाहर अभिषेक ने इधर उधर देखा तो रियांश नहीं था। उसने कहा रियांश कहाँ है। ये सुनकर महिरा कहीं वो अंदर तो नहीं। वो चारों जानते थे कि रियांश और अदीप में कॉलेज टाइम से नहीं बनती लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता था। सभी जल्दी से अंदर भागे तो देखा रियांश ने अदीप का कॉलर पकड़ा है। राज, अमन, शिवेन और कार्तिक उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अदीप ने उन्हें रोक दिया। रियांश गुस्से से मैंने तुझे कहा था कि अंबिका को हर्ट मत करना, फिर तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अदीप तू होता कौन है मेरे और उसके बीच में बोलने वाला। वो मेरे वाइफ है, मैं उसे प्यार करूं या हार्ट ये हमारा मैटर है। रियांश मैं उसका दोस्त हूं, तुझे अगर उसे हर्ट करना था तो शादी क्यों की उससे। अदीप बस बहुत हुआ, तुझे मैं कॉलेज से देख रहा हूँ, चल आज बता ही दे कि तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। रियांश कहीं उसे भी छोड़कर भागने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा, जैसे 22 साल पहले अपने छोटे भाई को मरता हुआ छोड़कर भागे थे। अदीप हैरानी से रियांश को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई और बड़ी मुश्किल बोला तुम कौन हो। तुम मेरे बन्नी हो। रियांश गुस्से से बन्नी मर चुका है, तुमने मार दिया उसे। अगर उस दिन तुम उसे छोड़कर नहीं भागते तो आज वो जिंदा होता। ये बोलकर रियांश वहां से चला गया। उसके पीछे महिरा, अभिषेक और दिव्या भी चली गए। अयान ने अंबिका को वहीं रुकने का बोलकर खुद शुभी को वहां से लेकर चला गया। अंबिका को वहां देखकर अदीप के दोस्त वहां से गार्ड्स के साथ अंदर की तरफ चले गए और अंबिका जाकर अदीप के बगल में पर बैठ गई और उसने अदीप के कंधे पर हाथ रख दिया। अदीप ने उसकी तरफ देखकर कहा मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है न। अंबिका उसे देखने लगी। अदीप ने अंबिका की तरफ देखा और उसके सिर से अपना सिर लगा दिया। कुछ देर इसी रहने के बाद अपने होठ अंबिका के होठों पर रखकर उसे किस करने लगा। जब अदीप अंबिका से अलग हुआ तो उसके हाथ में अंबिका का मंगलसूत्र था। अंबिका ने मंगलसूत्र उसके हाथ में देखकर पूछा ये आप क्या कर रहे हैं। अदीप तुम्हें इस झूठे रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ, मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, तुम्हारे करियर बनाने की टाइम मैंने तुम्हें वो बच्चे दिए, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छुआ और तुम सुबह अयान को कह भी तो रही थी कि मैंने जो किया उसे तुम कभी भूल नहीं सकती और अपने भाई को भी खो दिया। अब तुम जा सकती हो, कल अयान जा रहा है न, तुम उसके साथ वापस मनाली चली जाना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अमन को कॉल कर बोल देना, मैं भेज दूंगा उसे तुम्हारे पास। अदीप ने अमन को कॉल किया और अमन आया तो अदीप ने उसे कहा कि वो अंबिका को घर छोड़ दे। इससे पहले अंबिका कुछ कहती अदीप वहां से अंदर चला गया। अमन अंबिका को वहां से बाहर ले गया और उसे कार में बैठा कर गाड़ी सिंघानिया मेंशन की तरफ ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों सिंघानिया मेंशन में थे। दोनों दादाजी सो चुके थे। अयान शुभी को छोड़कर जा ही रहा था कि अमन ने उसे अंबिका को भी अपने साथ मनाली ले जाने को कहा। ये सुनकर अयान को थोड़ा झटका लगा। अंबिका अपने रूम में चली गई, फिर चेंज करके बेड पर आकर बैठ गई। अयान और अमन अभी भी गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे और अंबिका को थोड़ी देर बाद नींद आ गई, कुछ नशा की वजह से और कुछ थकावट से। थोड़ी देर बाद अंबिका को नींद आ गई, कुछ नशे और कुछ थकान की वजह से। अयान ने अमन की पूरी बात सुनकर हैरानी से कहा, फिर उसने ये सब रियांश और अंबिका को बताया। क्यों नहीं अमन, वो नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले और कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए, इसलिए अयान तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। अमन ने हाँ कहा। फिर अयान से बोला मैं चलता हूँ, अब मुझे वहाँ उसके साथ रहना है। अयान ने उसे ठीक है कहा और वो भी वहाँ से चला गया। उधर आहूजा मेंशन रियांश अपनी कार से उतरकर सीधा स्टडी रूम में आ गया और महिरा लगभग उसके पीछे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन रियांश नहीं रुका। रास्ते में भी महिरा ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोला। महिरा की आवाज सुनकर दादी अपने रूम से बाहर आ गई और उसे पूछा, महिरा बेटा क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। महिरा ने दादी को क्लब की पूरी बात बता दी। दादी ने अब महिरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर स्टडी रूम में चली गई। जब उन्होंने स्टडी रूम का दरवाजा खोला तो रियांश काउच पर अपने फैमिली फोटोग्राफ को सीने से लगाकर उसने अपनी आंखें
बंद की हुई थी, जिसमें उसकी दादी मोम डेड और वो दोनों भाई थे, और अदीप ने रियांश को अपने गले लगाया हुआ था। दादी ने अंदर आकर प्यार से रियांश के सिर पर हाथ फेरा। जब रियांश ने आंखें खोली तो सामने दादी थी और उनके पीछे महिरा। रियांश दादी से कुछ कहता उससे पहले दादी ने कहा, तुम दोनों की शादी होने वाली है और अब उसे भी हक है सब जानने का। उन्होंने महिरा को हाथ पकड़कर उसी काउच पर बिठाया और खुद वहां रखी चेयर पर बैठ गई। फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहा, आज मैं तुम दोनों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे महिरा ही नहीं तुम भी अनजान हो। फ्लैशबैक। विदेही जी, मैं उस वक्त 10 साल की थी और मेरी छोटी बहन 6 महीने की। हम सब खुश थे अपने घर में और सबसे ज्यादा खुश मैं थी अपनी बहन के आने से। इसी तरह हंसी खुशी 6 और महीने कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। उसी बीच मेरे पिताजी अपने बिजनेस के किसी काम से बाहर गए थे 1 वीक के लिए। मैं उस दिन उनसे नाराज भी हुई कि वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी आने का बोलकर मना लिया। मैं मान गई और उसके बाद वो कभी नहीं आए। मेरी माँ उनके जाने से पूरी तरह टूट गई। बाद में माँ ने हमें अकेले ही संभाला और सबको ये दिखाया कि वो मेरे पिताजी को भूल गई है, लेकिन मैं जानती थी कि माँ अकेले में पिताजी को याद करके रोती थी। ऐसे ही 10 साल निकल गए और जब मैं बड़ी हुई तो मैं बहन का ध्यान रखने के साथ माँ का बिजनेस में भी हाथ बटाने लगी। ऐसे ही 3 साल और निकल गए और मैं अब बीए भी कर चुकी थी और उसी बीच मेरे लिए रिश्ता आया। मैंने माँ को मना कर दिया, लेकिन माँ ने कहा कि हमारा बिजनेस संभालने के लिए किसी ऐसे का होना जरूरी है जो इसे अच्छे से संभाल सके। मैंने शादी कर ली, अब सब कुछ अच्छा होता गया। मुझे एक बेटा हुआ, उसका नाम हमने सोहम रखा। जब वो 5 साल का तब उसने एक दिन हमसे बाहर घूमने के लिए कहा और मुझे मेरी छोटी बहन के साथ उसके स्कूल जाना था तो मैं उनके साथ जा नहीं सकी। और उस दिन आते हुए एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था, लेकिन हमने उसकी गलती की वजह से अपने बेटे और पति को खो दिया। ये बोलते हुए विदेही जी की आंखों से आंसू बहने लगे। महिरा और रियांश ने दादी के पास आकर उन्हें संभाला। कुछ देर बाद दादी ने कहा, मैं ठीक हूँ। उस सदमे को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो चल बसी। उसके साथ मैं भी डिप्रेशन में चली गई और मेरी छोटी बहन शिप्रा, जिसके ऊपर खुद के साथ मेरी और बिजनेस जिम्मेदारी आ गई, उसने मुझे एक नर्स की देख रेख में रखा। वो थी तो छोटी लेकिन बहुत समझदार थी। 1 साल में उसने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया और साथ ही पढ़ाई भी करने लगी। उसी बीच शिप्रा एक मीटिंग में गजेंद्र सिंघानिया से मिली और उस मीटिंग के बाद उनका अक्सर मिलना हो जाया करता था। दोनों मिलते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर शिप्रा ने मुझे बताया कि वो गजेंद्र को पसंद करती है और दोनों शादी करना चाहते थे। मैंने हाँ बोल दिया और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद सब ठीक चल रहा था। जब शिप्रा का बेटा सोमित हुआ तो मैं उसे देखकर अपना सारा दुख भूलने लगी। बाद में हमें पता चला कि गजेंद्र अंडावल से भी ताल्लुक रखते हैं। शिप्रा को इस सब का बहुत बुरा लगा, लेकिन जल्द ही मैंने और शिप्रा ने इन सब को एक्सेप्ट कर लिया। सोमित जब 2 साल का हुआ तो सोमित शिप्रा और गजेंद्र के साथ न रहकर ज्यादातर मेरे पास रहने लगा। सोमित के यहाँ रहने से गजेंद्र को भी कोई ऐतराज नहीं था और जब सोमित बड़ा हुआ तो वो डॉक्टर बनना चाहता था और गजेंद्र उसे अंडावल्ड में आने को बोलते। यही उस दिन भी हुआ और गजेंद्र ने सोमित को घर से जाने के लिए बोल दिया। शिप्रा ने जब बात संभालने की कोशिश की तो गजेंद्र ने उसे भी घर से जाने के लिए कह दिया। रात का वक्त था, दोनों मेरे पास आ गए। 2 दिन हमने इंतजार किया और गजेंद्र उन्हें लेने नहीं आए तो मैंने शिप्रा और सोमित को यहाँ से लंदन भेज दिया। मैं उनसे 2 से 3 महीने में मिल लिया करती थी। 6 साल बाद सोमित ने कीर्ति से शादी कर ली और उसके बाद अदीप और फिर रियांश। जब रियांश 7 साल का था और अदीप 10 का तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल में थी। जब शिप्रा और सोमित को मेरे बारे में पता चला तो वो मुझे मिलने आ रहे थे। मैं अब 3 दिन में थोड़ा ठीक हो चुकी थी। जब उन्हें आने में देर हुई तो मुझे उनकी चिंता होने लगी। मैंने अपने पा को बोलकर फ्लाइट के बारे में पता करवाया तो अपने टाइम से 1 घंटा लेट थी। जो गाड़ी मैंने भेजी थी उस ड्राइवर को एयरपोर्ट से निकले हुए 2 घंटे हो चुके थे, ये नहीं पहुंचे तो मैंने लंदन आईएसटी कॉल लगा दिया। फोन मेड ने रिसीव किया। उसने बताया कि ये लोग निकल चुके हैं। अब मुझे ज्यादा चिंता होने लगी और मुझे लगा कहीं गजेंद्र को पता तो नहीं चल गया कि ये सब यहाँ आ रहे हैं और कहीं उसने ही तो कुछ। में अपने पाके साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए इन्हें ढूंढने निकली तो रास्ते में एक गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी और उसमें आग लगना शुरू हो चुकी थी। ये वही गाड़ी थी। मैंने देखा तो उस गाड़ी के बाहर रियांश रो रहा था और सोमित, जिसका सिर गाड़ी से
बाहर था और उसे बहुत चोट आई थी। कीर्ति, शिप्रा और अदीप नहीं थे। बाद में रियांश ने बताया कि अदीप वहां से उसे अकेले छोड़कर भाग गया और अब अदीप को गजेंद्र ने अपनी ही तरह एक गैंगस्टर बना दिया। उसके बाद मैं रियांश को घर ले आई और सोमित का इलाज करवाया। रियांश की देखभाल उसी तरह की जैसे सोमित को पाला। जब डॉक्टर ने कहा कि सोमित कोमा में जा चुका है तो मैंने अपने मरने की झूठी खबर फैला दी। मैं बीमार थी और ये सही टाइम था मेरे मरने का। फिर उसके बाद मैं कभी किसी के सामने नहीं आई। फिर रियांश और सोमित को लेकर यूके चली गई। वहां मैंने सोमित को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और को उसके पुराने स्कूल में ही पढ़ाया। जब रियांश बड़ा हुआ तो दोनों को लेकर आ गई और अभी तक घर के सर्वेंट के अलावा किसी के सामने नहीं आई। लेकिन अब लगता है बहुत जरूरी है मेरा गजेंद्र सिंघानिया के सामने आना। महिरा तो क्या डेड अभी भी जिंदा है? दादी ने महिरा का हाथ पकड़ा और उसे स्टडी रूम से लेकर बाहर निकली। फिर दूसरे रूम में लाकर खड़ा कर दिया जहां एक बेड पर सोमित जी बड़ी बड़ी मशीनों से घिरे लेते हुए थे। महिरा बस उन्हें देख रही थी और दादी प्यार से उनका सिर सहलाते हुए बस उन्हें देख उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रूम से बाहर आ गई। उनके पीछे महिरा भी आ गई। महिरा, दादी आप ठीक है? दादी, हाँ मैं ठीक हूँ। अब तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। अब तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, थक गई होगी। महिरा, पर दादी आप? दादी मैंने कहा न मैं ठीक हूँ, तुम जाकर आराम जरा। ये बोल दादी वहां से चली जाती है और महिरा कुछ सोचते हुए अपने रूम में आ जाती है। रियांश अभी तक नहीं आया था तो महिरा कुछ देर रियांश को अकेले रहने देने का सोचकर अपने कपड़े ले बाथरूम में चली जाती है और नहा कर चेंज कर बाहर आती है। तभी रियांश भी रूम में आ जाता है। महिरा उसे देखकर कुछ कहने को हुई तो रियांश पहले ही बोल पड़ा मैं अब ठीक, और अपने कपड़े ले बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में वो भी नहाकर चेंज कर बाहर आ जाता है। तब तक महिरा बेड पर लेट चुकी थी और रियांश भी आकर उसी की बगल में लेट गया। कुछ देर दोनों ने ही एक दूसरे से बात नहीं की और यूं ही लेटे रहे। फिर रियांश ने कहा तुम्हें नींद नहीं आ रही, और महिरा की तरफ घूमकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। महिरा कुछ कह पाती उससे पहले रियांश ने अपने होठ उसके होठों पर रखे और उसे किस करने लगा और अपने हाथ की उंगलियां उसके हाथ की उंगलियों में फंसा दी। अब महिरा भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर किस के बाद दोनों अलग हुए और रियांश ने उसके फॉरहेड पर सॉफ्ट किस कर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। महिरा, आज अदीप ने जो भी किया ठीक नहीं किया, उससे अंबिका बहुत हर्ट हुई है। रियांश जनता हूँ महिरा, जब उसे ऐसा करना था तो उसने अंबिका से झूठा प्यार का नाटक क्यों किया? रियांश, वो अंबिका से बहुत प्यार करता है, ये उसकी आंखों में ही दिखता है और मैं उसे बचपन से जनता हूँ। वो अंदर ही अंदर घुटेगा लेकिन अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बोलेगा और न ही वो अंबिका को कभी अपने दिल की बात बताता। अगर उस किडनैपर ने शर्त न रखी होती तो महिरा हैरानी से उसे देखते हुए तुम्हें कैसे पता? रियांश हड़बड़ाकर अजीब तरह से हंसते हुए मुझे क्या पता? महिरा उसे घूरते हुए यही कि किडनैपर ने क्या शर्त रखी थी? रियांश, अच्छा ठीक है बताता हूँ, मुझे शुभी ने बताया। महिरा उसे अदीप ने इतना डराया धमकाया तब जाकर उसने अपना मुंह खोला और तुम्हें यूं ही बता दिया। रियांश, मुझे शुभी पर पहले दिन से ही शक था और मेरा शक उसकी हरकतें देखकर यकीन में बदल गया। जहां हम सभी को बच्चों की चिंता थी उसके फेस पर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद वो वॉशरूम का बोल कर चली गई। मैंने उसका पीछा किया और देखा वो किसी से फोन पर बात कर रही है, लेकिन इतने दिनों में उसके पास फोन नहीं था। जब वो घूमी तो मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे पूछा। उसने बताया कि इसके जरिए कोई उन दोनों को मिलना चाहता है। महिरा, और कौन है जो उन्हें मिलाना चाहता है? रियांश, पता नहीं, उसने उसका चेहरा नहीं देखा और तभी मैंने सोचा कि अच्छा ही है, इसी बहाने आर्य और लवी को अपने मोम डेड दोनों मिल जाएंगे। महिरा, रियांश, तुम अदीप से नफरत नहीं करते तो ऐसा दिखाते क्यों हो? रियांश, जो भी है मेरे और अदीप के बीच है, लेकिन उसमें अंबिका और बच्चों की क्या गलती? महिरा कुछ याद करते हुए, क्या तुम्हें आर्य और लवी के बारे में पहले दिन से ही पता था? रियांश, हाँ, जब मैंने मॉल में आर्य को देखा तो मुझे उसे देखते ही पता चल गया कि ये अदीप के ही बच्चे हैं, क्योंकि आर्य बिल्कुल अदीप जैसा बचपन में था वैसा ही है। इसीलिए मैं भी पहली बार आर्य को देखकर चौंक गया था, तभी मैंने उसे खुद को चाचू बुलाने को कहा। महिरा उसकी चुटकी लेते हुए, मतलब भाई से भी नफरत नहीं है, सिर्फ नाराजगी है। रियांश, हाँ, सिर्फ गुस्सा है और मैं उसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया, पता है? महिरा, मैं एक बार अपने भाई को गले लगाना चाहता हूँ उसे। इन 22 सालों से मुझे उससे जो भी शिकायत है वो सब करना चाहता हूँ और उससे लड़ना चाहता हूँ। वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, एक बार वो मुझे
झूले पर झूला रहा था और मेरा शू गिर गया। वो उठाने गया और तभी झूले की कड़ी खुल गई। मैं जोर से चिल्लाया भाई, और मैं गिरता उससे पहले मुझे 2 मजबूत हाथों ने पकड़ लिया। वो भाई ही था, उसने मुझे गिरने नहीं दिया। मुझे अपना वही भाई वापस चाहिए। महिरा ने जब रियांश की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थी। वो उसे गले लगाकर बोली, सब बहुत जल्द ठीक होगा। रियांश क्लब में अमन जब वहां पहुंचा तो अदीप वही बैठा था। उसने जाते ही अदीप को कहा, तू ऐसा कैसे कर सकता है अदीप, तू जनता है फिर भी क्यों पूछ रहा है? अमन, हाँ जनता हूँ, लेकिन भाभी का मंगलसूत्र उतरने की क्या जरूरत थी? अदीप, उसके और बच्चों के लिए ये ही सही था, और वैसे भी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। अमन, और रियांश कितने सालों बाद वो तुझे मिला है, उसे सच बता दे। अदीप, जो जैसा चल रहा है चलने दे। अमन, तू चाहता क्या है? अदीप, मेरे साथ रहने से कोई खुश नहीं रहेगा, सब कुछ बिखर जाएगा। अमन, वैसे रियांश था कहाँ इतने सालों से, और उसे किसने बचाया? अदीप, वेदेही आहूजा ने। अमन, ये कैसे हो सकता है? वो तो 22 साल पहले मर चुकी है। अदीप, वो जिंदा है, मेरी दादी शिप्रा आहूजा की बड़ी बहन है। वेदेही आहूजा। ये सुनकर अमन और उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए। अमन, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तुझे कैसे पता कि वो जिंदा है? अदीप, तुझे याद है जब रियांश और मेरा कॉलेज के पहले दिन पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था? अमन, हाँ याद है। अदीप, उस दिन रियांश का गुस्सा देखकर मुझे तभी लगा कि इतनी सी बात पर कोई कैसे इतना गुस्सा हो सकता है, और मुझे कहीं न कहीं रियांश की हरकतें बन्नी जैसी लगती थी। मैंने तभी से उसके बारे में पता लगने के लिए किसी को उसके पीछे लगा दिया, और जब मुझे पता चला कि उसका नाम रियांश आहूजा है और वो अभी यूके से पढ़कर आया है और उसकी दादी किसी के सामने नहीं आती, तो मेरा शक सही हो गया। वो मेरा बन्नी ही था, और गोवा में हमने जिस आदमी को मारा उसे रियांश को मारने के लिए भेजा गया था। अगर हमने उसे न पकड़ा होता तो रियांश शायद आज इसी लिए मैंने जानबूझकर उसे खुद से दूर रखा है। और अब अंबिका को भी। मैं तो अपने उस छुपे हुए दुश्मन को भी नहीं जानता जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली टूट गई। मेरे मोम, डेड, दादी, भाई, मैंने सब खो दिया। अब मुझे मेरे भाई, बच्चे और अंबिका मिले हैं तो मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। अमन, एक बात कहूँ? अदीप बोल। अमन, कहीं ऐसा तो नहीं अगर रियांश और वेदेही आहूजा जिंदा है तो तेरे मोम, डेड और दादी भी जिंदा हो? अदीप हैरानी से अमन को देखते हुए, और तुझे लगता है अगर मोम, डेड जिंदा होते तो मुझे दादाजी के पास छोड़ देते? अमन, ये भी ठीक है। अंबिका और बच्चों के जाने का इंतजाम हो गया? अमन, हाँ, कल दोपहर 12 बजे की फ्लाइट है उनकी। मैंने उसे बोल दिया है, वो उन्हें ले जाएगा। अदीप, एक काम और करना है, उस लड़की को उस किडनैपर के पास पहुंचना है। उसने कहा था कि वो उसके काम की है। कार्तिक, तो अच्छा है, हम ले चलते हैं लड़की को, इसी बहाने उस किडनैपर को भी पकड़ लेंगे। शिवेन, हाँ बिल्कुल, किडनैपर तो हमारा इंतजार कर रहा होगा न कि आओ और मुझे पकड़ो। अदीप, चुप रहो। अमन, कहाँ लेकर जाना है? अदीप, उसने जगह नहीं बताई है, वो खुद कॉल कर बताएगा तब हम जाएंगे। अमन, ठीक है, तू थोड़ा आराम कर ले। अदीप हाँ बोलकर अंदर चला जाता है। अदीप हाँ बोलकर अंदर आ जाता है। 4 घंटे बाद जब अंबिका सोकर उठी तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अंबिका अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई और उसे कल रात जो भी क्लब में हुआ वो सब याद करके अंबिका को अदीप पर गुस्सा आ गया। गुस्से में वो ये भी भूल गई कि उसे सिर में दर्द है, और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, समझता क्या है वो अपने आप को? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मंगलसूत्र उतारने की? उसे क्या लगता मैं मेरी जा रही हूँ उस गैंगस्टर के साथ रहने के लिए? अच्छा ही हुआ उसने मुझे खुद जाने के लिए बोल दिया। फिर अपना मुंह बनाकर बाथरूम में चली गई। रायचंद मेंशन। अचानक एक कार तेजी से अंदर आई और एंट्रेंस पर आकर रुकी। उस कार का डोर खुला और उसमें से 2 पैर जिसमें पिंक कलर की हाई हील्स थी, और वो कार से निकलकर एंट्रेंस से होती हुई हॉल में आकर रुकी जहां मिस्टर रायचंद सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हिल्स की टक टक उनका ध्यान टूट और उन्होंने पेपर हटा कर उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी, और देखते ही, अरे माया बेटा, इतने दिनों बाद दिखी हो, कहाँ थी इतने टाइम से? माया, हेलो अंकल। मिस्टर रायचंद, हेलो बेटा। अंकल, वो सब बाद में बताऊंगी, पहले ये बताइए कि शमिता कहाँ है? मिस्टर रायचंद, बेटा वो अपने रूम में है, थोड़ी अपसेट है। माया, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गई हूं न तो उसे और उसके मूड दोनों को ठीक कर दूंगी। मिस्टर रायचंद मुस्कुरा दिए और माया शमिता के रूम की तरफ चल दी। माया जब शमिता के रूम में आई तो उसके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और शमिता अपने घुटनों पर सिर रख कर रो रही थी। माया उसे ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास आई और उसे गले लगा कर कहा, शमिता ये हाल बनाया है तुमने अपना? शमिता रोते हुए माया के गले लग लग कर बोली, माया तुम जानती हो मैंने पिछले 15 सालों से अदीप को प्यार किया है। मैंने उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया,
लेकिन अब उसने मुझे छोड़कर उस अंबिका से शादी कर ली। माया, मैं सब जानती हूँ और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज लाई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगी। शमिता हैरानी से माया को देखकर, ऐसी क्या बात है माया, पहले अपना हुलिया ठीक करो मेरी जान, उसके बाद आराम से सब बताती हूँ। ये सुनकर शमिता बाथरूम में चली गई और माया ने उसके कबर्ड से एक ड्रेस निकाल दी। फिर रूम से बाहर जाकर एक सर्वेंट को आवाज लगाई और उसे रूम की सफाई करने को बोल दिया। फिर 2 सर्वेंट ने आकर रूम की सफाई की और चले गए। उनके जाते ही शमिता बाथरूम से बाहर आ गई और माया ने उसे वो ड्रेस दी जो उसने निकली थी और शमिता उसे ले चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। जब वो बाहर आई तो माया ने एक सर्वेंट से कहकर ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया। फिर उसे खाने का बोला। शमिता ने नाश्ता किया, फिर बेड पर बैठकर कहा, अब तो बता दो, मैंने जो तुम चाहती थी वो सब कर लिया। माया, अब सुनो, मैं कल रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गई थी और वहां मैंने उस अंबिका को देखा जो किसी को घूर रही थी। पहले तो मैं उसे देखकर शॉक्ड हो गई। माय गॉड, कितनी खूबसूरत हो गई है वो। शमिता, तुम मुझे उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनने आई हो? माया, नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ, सुन तो लो। शमिता बोलो, लेकिन बाद में मेरी नज़र उसके बाकी के दोस्तों पर गई जो दूसरी साइड से उसी तरफ देख रहे थे और अंबिका वहां से उठकर बार काउंटर पर गई और उसने एक के बाद एक 2 ड्रिंक ली। फिर उठकर उस तरफ गई जहां वो कब से घूर रही थी। कुछ देर में वो वापस आई और फिर से एक ड्रिंक पी गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि जिसकी ड्रिंक उसने पी थी वो रोनी था और थोड़ी देर बाद क्लब से बाहर निकल गई। उसके पीछे वो सभी बाहर निकल गए। जब मैंने देखा कि वो किसी देखकर भागी तो वहां अदीप था। वो अदीप जो कभी किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगता था, उसने कल एक लड़की को कमर से पकड़कर उसे किस किया। मैं तो ये देखकर शॉक्ड रह गई और तभी रियांश ने अदीप को गुस्से से कहा कि अगर उसे अंबिका को हर्ट करना था तो उससे शादी क्यों की। तभी मुझे पता चला कि अदीप और अंबिका की शादी हो गई है। लेकिन उस झगड़े के बाद सभी चले गए और उसके साथ ही पूरे क्लब को भी खाली करवा दिया गया। शमिता, तो इसमें गुड न्यूज़ क्या है? माया, गुड न्यूज़ ये है बेब कि अब अदीप के करीब जाने के लिए ये सही मौका है। शमिता, तुम ठीक कह रही हो, अब इसी बात का फायदा उठाकर मैं अंबिका और अदीप को अलग कर दूंगी। माया, हाँ, जैसे 7 साल पहले हमने किया था। तुम्हारे कहने पर मैंने अंबिका को उस पूल में धक्का दिया था। शमिता, और क्या करती, मैं अदीप को इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे देखने की वजह उस अंबिका को कितने प्यार से देख रहा था, लेकिन उसने मेरे अदीप को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उस वक्त मेरा दिल तो किया कि मैं उसकी जान ले लूं और मैं ये सोचकर रुक गई कि चलो इस सब से उन दोनों में नफरत बढ़ेगी। माया, हाँ, और उस दिन दिव्या की बर्थडे पार्टी में वो कुछ बोलती इससे पहले उसके डैड रूम में आ गए और वो खुश होकर अपने डैड के गले लग गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या बात है, लगता है मेरी बेटी पिछली बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। शमिता ने उनके गले लगे ही माया की तरफ आंख मारते हुए कहा, हाँ डैड, अब पिछली बातों को याद करके क्यों रोना, वो खुश है और अब मुझे भी आगे बढ़ना है। उसके डैड, ये हुई न बात, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शमिता ने हाँ कहा और वो चले गए। उनके जाते ही माया, चलो अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी करने चलते हैं, यहाँ बोर हो रहा है। शमिता, हाँ क्यों नहीं, ये बोलकर दोनों माया की कार में बैठकर निकल गई। सिंघानिया मेंशन अंबिका अपना और बच्चों का बैग लेकर नीचे आई और उसे इस तरह बैग के साथ देखकर दोनों दादाजी और कालिंदी आंटी देखकर हैरान थे। दादाजी, अंबिका बेटा, ये सब क्या है, तुम कहाँ जा रही हो? तभी अदीप अंदर आते हुए, उसे जाने दो दादाजी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। दादाजी, लेकिन क्यों? अदीप, मैंने कहा न कोई उसे कुछ नहीं पूछेगा। और दादाजी ठीक है बोलकर अपने रूम में आ गए। उनके पीछे रविश दादाजी भी आ गए और कालिंदी आंटी अपने रूम में चली गई। उनके जाते अमन, शिवेन, राज और कार्तिक भी एक रूम में आ गए। उन सभी के जाते ही आर्य और लवी ने अदीप के पास आकर कहा, डैड, हमें आपके और दादाजी के साथ रहना है। अदीप ने नीचे बैठकर आर्य और लवी को गले लगाकर कहा, बेटा आप अपनी मम्मा के साथ जाओ। ओके, ये बोलकर अपने रूम में आ गया और पूरे हॉल में सिर्फ सर्वेंट अंबिका और बच्चे ही रह गए थे। अदीप के इस तरह जाने से अब अंबिका का गुस्सा बढ़ गया।